Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will discuss with you section B of Gala paper set solution paper number 6. See, what is first question? Question number 25. The product of two integers x and y is 2,70,728 and LCM is equal to 42 multiply HCF of xy. Find the HCF and LCM of x and y. What we have given, हमें दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है x एंड y का, दैट इज 2,17,728 और हमें दिया है LCM इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई HCF ऑफ XY. आपको पता है कि जब भी LCM एंड HCF दोनों के कंबाइन की बात आती है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज रिलेशन फॉर्मूला. और रिलेशन फॉर्मूला क्या है? HCF ऑफ XY मल्टीप्लाई LCM ऑफ XY इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, where multiplication is 2,17,728. HCF की जगह पे HCF और LCM इज इक्वल टू क्या है, जो है वही लिख लेंगे 42 मल्टीप्लाई HCF ऑफ XY. नाउ सी HCF मल्टीप्लाई HCF, तो हम क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ XY का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 42 कहां पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में. सो हम 2,17,728 को 42 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल गेट 5,184. नाउ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ XY. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा. तो दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट. तो HCF ऑफ XY इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 72, क्योंकि 5,184 का स्क्वायर रूट है 72. नाउ ये जो 72 मिला उसे हम किस में अप्लाई कर देंगे, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है उसमें LCM ऑफ XY इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई HCF ऑफ XY. तो HCF ऑफ XY की जगह पे क्या रख देंगे, 72, एंड वी विल गेट LCM ऑफ XY इज इक्वल टू 3,024. देन क्वेश्चन नंबर 26. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38,220. ये तो टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है. तो जो बिगर वैल्यू होती है उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं 38,220 को. देन उसे किससे डिवाइड करेंगे, 196 से. सो 196 मल्टीप्लाई हम 195 करेंगे तो हमें मिलेगा 38,220. सो अवर HCF इज क्या होगा, 196, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर क्या बचा, 00. देन क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3. ठीक है, यहाँ पे √2 दिया हुआ है. अभी तक के क्वेश्चन जो थे वो सिंपल डिजिट्स होते थे, रूट नहीं होता था, तो हमें रूट से डरने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5√2 लाना है. तो सबसे पहले आपको पता है कि स्प्लिटिंग मेथड के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 4 3s आर 12. नाउ हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिससे हमें क्या मिले, 5√2. तो अभी आपको पता है कि 4 3s आर 12 होता है, पर 4 + 3 क्या होगा, 7. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा. उसके बाद बात आती है 6 2s आर 12. तो देखो 6 + 2 क्या होता है, 6 2s आर 12 एंड 6 + 2 8 होता है, एंड 6 - 2 क्या होता है, 4. तो आप बोलोगे ये भी नहीं पॉसिबल है, बट आपको यहां पे देखना है कि हमें आंसर किस में लाना है, 5√2 में. तो अभी देखो, अगर हम ऐसा लिखे, 2 को ऐसे लिखे, 6 2s आर 12 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2. तो मैंने क्या किया, एक फैक्टर बनाया 6√2 एंड दूसरा बनाया ओनली √2. तो आपको पता है कि 6√2 माइनस √2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5√2, और 6√2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 12. ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या है, 6√2 एंड √2x. ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो मिडल वैल्यू है उसका जो साइन होता है वही हम बिगर डिजिट को पहले देंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जब भी पेपर चेक करते हैं हम, तो मैंने देखा है, ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो साइन है वो हम ऑलवेज बिगर डिजिट को देंगे. फिर हम इसके अकॉर्डिंग ये साइन रखेंगे कि अगर 6√2 में माइनस करें तो हमें 5√2 मिलेगा, कि प्लस करें तो आपको पता है कि 6√2 में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. नाउ मेक अ पेयर ऑफ 2 2 टर्म्स.
दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 सा 4, बट ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा, 2 √2 कॉमन निकलेगा, तो 2 √2x इंटू यहाँ पे बचा क्या √2, क्योंकि ये तो हमें कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या √2x प्लस 3। वैसे ही ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या निकाल लेते हैं, 1 कॉमन निकाल लेते हैं, बट हमें ये दोनों वैल्यू क्या चाहिए प्लस में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1 कॉमन निकालेंगे ताकि अंदर के दोनों साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सो -1 को कॉमन निकाला, सो इट बिकम √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So in one bracket write down √2x plus 3 or in another bracket 2 √2x minus 1 is equal to 0. Then 0 दोनों को देंगे हम, तो after simplification we will get x is equal to -3 upon √2, x is equal to 1 upon 2 √2. Then sum of 0 फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 का इक्वेशन क्या है, -b अपॉन a, ठीक है। देन यहाँ पे √2 एंड 2 √2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग, तो जब भी ऐसे दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2 √2 एंड √2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 √2, तो यहाँ पे 2 √2 लाने के लिए ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट -5 अपॉन 2 √2। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो में तो क्या करना होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, √2 2 2 ज़ा 4, सो आंसर विल -3/4 इज इक्वल टू -3/4। देन क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स वर्ड्स देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। इन द फाइनाइट AP 369 ... 111, तो सबसे पहले जो डेटा है वो लिख लेंगे, तो a की जगह पे क्या आएगा 3, d इज इक्वल टू इक्वेशन है a2 - a1 वेर a2 इज 6 - 3 3 एंड इट इज लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an, तो an दिया हुआ है तो हम इजीली वैल्यू ला सकते हैं इक्वेशन पे से, an इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, put all the value in this equation and after simplification we will get n is equal to 37. Then find the sum of all the multiples of 3 lying between 250 and 1000. हमें क्या करना है, ऐसे नंबर का एडिशन करना है कि जो 3 के मल्टीपल्स हो, बट किसके बीच में, 250 से लेके 1000 के बीच में, तो 250 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल हो, तो क्या आएगा 252, और फिर बोला है 3 का मल्टीपल, तो हम क्या करते जाएंगे 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो 252 प्लस 3 255, 255 प्लस 3 258 एंड लास्ट नंबर क्या होगा 999। और कैसे नंबर लेना है स्टूडेंट, इसमें हमें जो 3 से डिविजिबल हो, इसी वजह से मैंने क्या स्टार्ट किया 252 से, क्योंकि देखो अगर हम 251 को 3 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम 252 से, तो a इज इक्वल टू 252, d क्या होगा 255 माइनस 252, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट टर्म है हमारा 999। तो सबसे पहले an पे से हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिले आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 250 एंड n की वैल्यू मिलने के बाद सम ऑफ नंबर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट जब भी हमारे पास लास्ट टर्म हो तो हम यही इक्वेशन का यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है। तो ये इक्वेशन क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an वेर an इज लास्ट टर्म, put the value in this equation and after simplification we will get 1,56,375. Then question number 30, if tan A is equal to 4/3 find all the other trigonometric ratios of angle A. हमें क्या करना है, tan A की वैल्यू दी हुई है और उस पे से क्या फाइंड करना है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो साइड्स के मीजर है, tan A का इक्वेशन क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की वैल्यू रख ली, A के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी BC, तो BC की वैल्यू है 4
और एडजेसेंट क्या होगा ए बी, तो ए बी की वैल्यू है 3, 4/3। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम ए सी हमें कितना मिलेगा 5। तीनों साइड्स मिलने के बाद हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए का इक्वेशन क्या है यहां पे लिख लेते हैं हम, ताकि बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। क्या वैल्यू थी ए बी की 3, 4 एंड 5। तो देखो साइन ए का इक्वेशन क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ऑपोजिट साइड क्या है 4, हाइपो इज 5, इसे हाइपो बोलेंगे हम। इट इज ऑपोजिट और इट इज एडजेसेंट। कॉस का इक्वेशन क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। कॉट का इक्वेशन एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, या फिर कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan एंड sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। cos sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P। तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसके सेंटर को क्या नाम दे दिया P, और टेंजेंट क्या है AB, वेर B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट एंड सर्कल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। AB की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, AC वेर C क्या है, PA इंटरसेक्ट सर्कल एट C। ये जो PA है वो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, C पे। तो AB इज इक्वल टू 15, AC इज इक्वल टू 9। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये रेडियस को क्या ले लिया मैंने, x सपोज कर दिया। अगर PB x है तो PC इज ऑल्सो x, बिकॉज PB एंड PC बोथ आर रेडियस, और सर्कल में जितनी भी रेडियस हो सभी रेडियस का मेजर क्या होता है, सेम होता है। तो अभी आपको पता है कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थियरम, AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर। AP की वैल्यू है x प्लस 9, पूरा AP क्या है x प्लस 9, PB की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 15 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, सो इट बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस साइड x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। नाउ बोथ दी साइड x स्क्वायर कट, सो इट बिकम 18x इज इक्वल टू 225 माइनस 81, सो 18x इज इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 8, सो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, in triangle ABC, AB is equal to 20 centimeter, BC is equal to 21 centimeter and AC is equal to 29 centimeter. Find the radius of the circle touching all the sides of triangle ABC. तो जब भी ऐसा हो कि ट्राइंगल के अंदर हमें सर्कल दिया हुआ है, अगर और इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये तीनों साइड्स जो हमें दी हुई है उस पे से हम चेक करेंगे जो गिवन ट्राइंगल है इट इज राइट एंगल और नॉट। तो मैंने क्या किया, जो दोनों स्मॉलर साइड्स है, ठीक है, उनके स्क्वायर का एडिशन कर लिया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर 400, BC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर इट इज 441, सो इट बिकम 841। 841 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 29 का स्क्वायर। एंड देखिए 29 क्या है हमारा थर्ड साइड AC, दैट मीन्स ये क्या बना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो सर्कल की रेडियस फाइंड करने का इक्वेशन है, जो राइट एंगल बनाती दोनों साइड्स है वो दोनों का एडिशन। AC इज अ हाइपो, तो B राइट एंगल होगा, तो AB प्लस BC माइनस हाइपो डिवाइड बाई 2, क्या इक्वेशन बनेगा AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाई 2। यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे, AB की वैल्यू 20, BC इज 21, AC इज 29 डिवाइड बाई 2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेशन याद रख लेना स्टूडेंट, बट इसके लिए आपको पहले क्या दिखाना पड़ेगा कंपलसरी, कि जो गिवन ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। देन क्वेश्चन नंबर 33,
ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे कर चुके हैं। अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD if AB is equal to 12.8, BC is equal to 15.2, CD is equal to 9.3, find AD। तो आपको पता है कि जब भी सर्कल क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को टच करता है तो इसके लिए इक्वेशन है, कोई साइड फाइंड करनी हो तो ऑपोजिट साइड का एडिशन क्या होगा, इक्वल टू ऑपोजिट साइड का एडिशन। दैट मीन्स AB प्लस CD, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है, तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी कैन इजीली गेट आंसर। AD इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6.9 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, रेडियस नहीं दी हुई है, इट इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस यहां पे लिख लेते हैं 44। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 24 मीटर, हाइट क्या है टेंट की, 24 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। कैनवास की विड्थ क्या है, 2 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। देखिए यहां पे मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो आगे मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट कि हम चाहे कोई भी शेप के लिए कुछ भी बनाए, ठीक है, यहाँ पे टेंट की बात हो रही है, कॉनिकल टेंट की बात हो रही है, बट उसके लिए हम जो कैनवास लेने जाएंगे, कोई भी कैनवास लेने जाएंगे तो वो कैनवास कौन से फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे कि आपको अगर आपका शर्ट बनाना हो, ठीक है, आपको ड्रेस मटेरियल में आपका ना कुर्ती या ड्रेस बनाना हो गर्ल्स के लिए, तो क्या होगा कि आप जब भी कुछ मटेरियल लेने जाओगे ड्रेस के लिए तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के फॉर्म में ही होगा। और फिर आप क्या करोगे, टेलर को दोगे और वो स्टिच करके आपको अपनी शेप के अकॉर्डिंग बना के देगा। तो यहाँ पे भी जो कैनवास यूज हो रहा है वो कौन से फॉर्म में होगा, लेंथ एंड ब्रेथ के फॉर्म में। तो यहाँ पे विड्थ दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टेंट का मेजर, क्योंकि जितना बड़ा टेंट होगा उतना मटेरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर टेंट की साइज स्मॉल है तो उसके लिए मटेरियल भी क्या कैसा चाहिए, कम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो दोनों चीज हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। कैसे, सर्कमफ्रेंस वी हैव गिवन, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस में मैंने वैल्यू पुटअप कर ली, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या है, 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई विल गेट आंसर, रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस वी हैव, हाइट वी हैव, सो वी कैन इजीली फाइंड स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट फाइंड करने का इक्वेशन है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L क्या मिलेगा हमें, 25। नाउ L भी है R भी है, तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास क्या आएगा, पाई आर एल इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया मिल गया तो वी कैन इजीली फाइंड लेंथ ऑफ कैनवास, क्योंकि एरिया ऑफ कैनवास क्या मिला, 550, और एरिया ऑफ कैनवास कौन से फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहां पे इक्वेशन क्या लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो L की जगह पे L, ब्रेथ क्या दी हुई है, उसकी विड्थ क्या है, 2 मीटर, ठीक है। तो 550 अपॉन 2 दैट मीन्स 275 मीटर। ये क्या मिला, लेंथ ऑफ कैनवास। अभी हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो हमें प्राइस दी हुई है क्या, 1 मीटर का कितना, 40 रुपीज। 1 मीटर का 40 रुपीज। तो यहाँ पे मीटर यूज किया है, यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज हुआ है, मीटर। तो हम क्या लेंगे, जो लेंथ है वो ही लेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। अगर मीटर स्क्वायर यूज हुआ होता तो हम क्या करते, 550 को यूज करते, बट यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर्ड मीटर। यूनिट कौन सा यूज हुआ है, मीटर। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 275 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर इज 40 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 275 मीटर इज हाउ मच। तो आंसर क्या आएगा, 11,000 रुपीज, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड मीडियन. नाउ मीडियन के लिए आपको पता है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, उस पे से हम क्या फाइंड करते हैं? CF. CF कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिखते हैं. इन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे? सेकेंड को ऐड करेंगे. 14 प्लस 56 इज इक्वल टू 70. 70 में मैं क्या ऐड करूंगा? 60. ऐसे ऐड करते करते लास्ट में जो वैल्यू मिलती है दैट इज n. और n पे से सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? n/2. तो n/2 क्या मिला? 200. n/2 से n/2 पे से क्या फाइंड करते हैं? मीडियन क्लास. कैसे? हम देखेंगे कि जो CF का कॉलम है उसमें 200 के तुरंत बाद कौन सी वैल्यू आती है. तो देखिए 200 के तुरंत बाद क्या आएगा? 216. सो 216 वाली जो रो है दैट इज अवर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास मिल गया, उस पे से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएगी. सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लोअर लिमिट L. लोअर लिमिट क्या होती है? ये 3000. देन n/2 इज 200. CF क्या होगा? मीडियन क्लास की अपर CF दैट इज 130. H क्लास डिफरेंस तो 3500 माइनस 3000 क्या मिलेगा? 500. एंड H इज 500. एंड फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास की? 86. CF में कंपलसरी आपको अपर क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है CF, और फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी लेनी है? मीडियन क्लास की. सो M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H. तो यहां पे क्या करेंगे हम? L वैल्यू पुट अप कर दी. 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन 86 मल्टीप्लाई 500. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट हियर 70. 43 2 जा 86. 252 जा 500. नाउ क्या करना है स्टूडेंट? ऑलवेज आपको ये LCM में लेने जाओगे तो कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ जाएगा कैलकुलेशन में. तो आपको क्या करना है? ऑलवेज यहां पे जो वैल्यूज है उसका पहले सिंप्लीफिकेशन कर दो, जो भी आपका डिवीजन आता है वो लिख लो, एंड देन एड इट विथ 3000. ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको क्या करना है? डिवीजन तो करना ही करना है. तो आप पहले ये डिजिट का डिवीजन कर लो ताकि आपके कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर. यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? नॉन लीप ईयर. तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. और अगर लीप ईयर बोला हो तो 366 डेज. चूजन एट रैंडम हैज 52 संडेज. क्या बोला है कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 52 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखिए सबसे पहले पता है हमें कि 365 डेज होते हैं, और 365 डेज में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स. दैट मीन्स हर एक डे कितनी बार आएगा? कंपलसरी 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा. अगर मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, संडे की पूछी हो, ट्यूसडे की पूछी हो, वेडनेसडे की पूछी हो, तो हर एक दिन कितनी बार आएगा? 52 टाइम्स आएगा. 1 ईयर में हर एक डे 52 टाइम आएगा. सो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी. सो इट इज अ सर्टेन इवेंट, क्योंकि ये तो होने ही वाला है, 52 तो आएंगे ही आएंगे. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? P ऑफ A इज इक्वल टू 1. पीछे आपको आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, 6/7 दिया हुआ है. ठीक है, तो वो आंसर रॉन्ग है. राइट आंसर इज P ऑफ A इज इक्वल टू 1. नाउ सेकेंड, 53 संडेज. हमें क्या पूछा है? 53 संडेज. तो अभी देखो 52 डेज तो हर एक में आएंगे ही आएंगे. अभी हम अगर 52 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्यों मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया? 52 वीक्स, एंड उसमें कितने डेज होते हैं? 7 डेज. ठीक है, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36. दैट मीन्स टोटल कितने डेज हो चुके? 364. बचा कौन सा डे? एक डे बचा, क्योंकि नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डे. तो बचा 1 डे. तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 1, क्योंकि ये 1 डे संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है. अगर ईयर मंडे से स्टार्ट हुआ तो ये डे कौन सा होगा? मंडे. अगर ईयर संडे से स्टार्ट हुआ तो ये डे कौन सा होगा? संडे. तो हमें तो प्रोबेबिलिटी लिखनी है. तो 1, और टोटल डेज कितने होते हैं? 7 डेज. ठीक है, तो 1/7. गलती से भी यहाँ पे 365 लिख के मत आना, क्योंकि 365 में 7 डेज ही होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं. ठीक है, तो या तो संडे आ सकता है, या मंडे आ सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7.
और यहाँ पे अगर लीप ईयर बोला होता, नॉन लीप ईयर की जगह पे सिर्फ लीप ईयर बोला होता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाती 2/7, क्योंकि कितने डेज होते हैं लीप ईयर में 366, तो बचे कौन से 2 दिन। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर आता 2/7। ठीक है, सो इट इज अवर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा आज का सेक्शन बी का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सेक्शन डी ऑफ गाला पेपर सेट सॉल्यूशन पेपर नंबर 6। और if you have any doubt, any query related to your prelim exam, you can put a comment, I will give you answer। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।